Hello, good morning everyone. I am Amit Kumar, your social science teacher. In the previous class, we discussed about that why a country need a constitution. Why does a country need a constitution? Okay, so today's topic is the Indian Constitution key features. So, what are the key features of the Indian Constitution? So, first of all, you should know कि जब constitution के लिए डिमांड की थी तो लोग क्या चाहते थे उस टाइम लोग चाहते थे इक्वालिटी की जैसा हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कुछ एग्जांपल से कि इक्वल राइट्स के लिए और सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए और कैसे कंट्री को गवर्न किया जाए उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है ओके तो इसमें कुछ पढ़ते हैं कि कब से हम इसकी डिमांड कर रहे थे By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. मीन्स उस टाइम पे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो स्ट्रगल थे जो संघर्ष कर रहे थे फ्रीडम के लिए वो उस टाइम से इमेजिन कर रहे थे कि किस तरह का एक फ्री इंडिया दिखेगा यानी कि किस तरह के उसमें रूल्स होंगे अंडर द ब्रिटिश यानी ब्रिटिश के अंदर दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल ब्रिटिश रूल के अंदर हमें उन सब रूल्स को फॉलो करना पड़ता था जिनको हमने बनाया ही नहीं या फिर जिनमें हमारा बहुत कम रोल था उनको बनाने में क्योंकि वो रूल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए थे अंग्रेजों ने बनाए थे द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. यानी कि जो इतने उनको इतना टॉर्चर किया गया था कि उनके माइंड में आ गया था कि अगर इंडिया फ्री होता है तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर जो डेमोक्रेसी होगी उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और उसमें सबको गवर्नमेंट बनाने में भी अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए जो कि आज है भी आपने देखा होगा कि आज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है मतलब कि आज सभी जो 18 या 18 से ऊपर की एज वाले वो वोट देते हैं इलेक्शन में और अपना लीडर चूज करते हैं what remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. यानी कि इसके बाद इसमें बताया कि 300 से ज़्यादा लोग थे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए आगे आए थे और वो 1946 से ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक 3 साल तक कंटिन्यू मिलते रहे और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते रहे टोटल डेज जो लगे थे या ईयर जो लगे थे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में वो थे 2 years 11 month and 18 days 2 years 11 month and 18 days हमें लगे थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में और इसका जो मेन रोल जो जाता है किसने लिखा था वो जाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को ठीक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट get some safeguard in the draft situation constitution but he also stated that although the laws might exist scheduled castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore argued scheduled castes to join the government as well as civil services. यानी कि मेन ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो आपको यहाँ से पता करना है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो ये जो 300 मेंबर्स थे these members of the constituent assembly had a huge task before them तो बहुत बड़ा टास्क था इनके आगे क्यों क्यों बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं बहुत सारी लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो इस तरह का रूल बनाना ताकि सबको इक्वल किसी को भी ऐसा ना हो कि हाँ उसके जो उसके बिलीव हैं उसमें कुछ बुरा हो रहा है या उसके बारे में नहीं सुना जा रहा तो ये बहुत बड़ा टास्क था कि इतने सारे जो डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं
और इतना सारा जो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है उन सबको एक साथ इक्वल ट्रीट करना, ये बहुत बड़ा टास्क था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। कंट्री में क्या था, बहुत तरह की कम्युनिटीज थी जो अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, और उन सबके धर्म भी अलग अलग थे, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. मीन्स कि इंडिया में एक तो बहुत ज़्यादा तरह की अलग तरह की कास्ट रिलीजन ये सब थे, और इसमें एक ये भी था कि इस टाइम पे लिखा जा रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जो कि था पार्टीशन, यानी कि इंडिया का बंटवारा। और बंटवारे में आपको पता है कि बहुत नुकसान हुआ था जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे इसमें। और काफ़ी तो ऐसे प्रिंसली थे, रजवाड़े थे, राजा हुआ करते थे जो अभी अनडिसाइडेड थे कि वो इंडिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे। All of these issues played on the mind of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन सबके माइंड में सारी बातें चल रही थी कि डिफरेंट टाइप की रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है, ऐसे में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि सबको इक्वली ट्रीट और सब खुश हो इस कॉन्स्टिट्यूशन से। They rose to the occasion and gave his country a visionary document that reflect a respect for maintaining diversity while pursuing national unity. तो उनको एक इस तरह का बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी जितने भी डाइवर्सिटी हम जितने भी अलग अलग तरह के कास्ट रिलीजन लैंग्वेज के लोग हैं उन सबको राइट भी दें इक्वल, और उसी के साथ साथ पूरी इंडिया में यूनिटी भी लेके आए, पूरे पूरे नेशन में, अपने देश में यूनिटी भी लेके आए। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर eradicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representatives. तो इसमें है कि उनको इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाना था जो कि पूरी पॉवर्टी को भी दूर करे और सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करे। सो नाउ आई एम गोइंग टू द मेन की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको अपनी नोटबुक में नोट्स करने हैं। ठीक है, नोटबुक में इसको नोट्स बनाना है आपको अच्छे से और इनको फिर याद भी करना है, ठीक है, लर्न करना है इनको। फर्स्ट पॉइंट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? ओके, दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट जो था वो क्या था? वो था फेडरलिज्म। इसका मतलब ये था कि कंट्री में एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होंगी। एक से ज़्यादा गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उस लेवल पे होगा पंचायती राज, फिर उसके ऊपर होगा स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, और उसके बाद होगी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा फेडरलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि पावर्स जो है या गवर्नमेंट है वो कोई एक नहीं होगी, वो अलग अलग लेवल में डिवाइड होगी। तो गांव के लिए क्या था? पंचायती राज, और स्टेट के लिए स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, और सेंटर के लिए सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था फेडरलिज्म का मतलब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर है, ताकि डिसीजन किसी एक के हाथ में ना रहे, सब लें डिसीजन। ठीक है, सेकंड इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब जिसमें हम चूज करके अपने लीडर्स को वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, और अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से वो लीडर्स आते हैं और सब इसमें वोट करके अपने लीडर को चूज करते हैं। द डिफरेंट tiers of government that you just read about consist of representative who are elected by the people। ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा इन योर क्लास 7 बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ठीक है, तो उसमें आपने देखा था कि कांता को भी वोटिंग राइट था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर ऑल सिटीजन। इस मीन्स कि सभी जितने भी हैं, सब जो 18 से ऊपर हैं, सबको वोटिंग राइट है। When they were making the constitution, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult franchise, and that this would help encourage a democratic mindset and break the cultures of traditional caste, class and gender hierarchies। यानी कि उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कर रहे थे उन्होंने सोचा था कि हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सबको वोटिंग राइट होगा, बेशक वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका मतलब क्या था? इसमें कि जो इंडिया के लोग थे उनका डायरेक्ट रोल था इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, मीन्स इलेक्शन में पार्ट करने का।
थर्ड जो की फीचर है, और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितने भी की फीचर्स हैं इनको आपको अलग से लिखना है और इनको आपको नोट करना है, ठीक है, इनको आपको लर्न भी करना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, थर्ड की फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसका मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या, अलग अलग पावर्स अलग अलग बांटी गई हैं। अभी तो क्या क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर थ्री organs of government. There are the first is legislature, second is executive, and third is judiciary. The legislature refers to our elected representatives. लेजिस्लेशन में क्या आता है, वो लोग आते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। इसमें कौन आता है, एग्जीक्यूटिव, जो कि एक छोटा ग्रुप होता है, गवर्नमेंट छोटा ग्रुप होता है लोगों का, जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। थर्ड इज द जुडिशरी, of which you will read more in unit 3 of this book, refer to the system of court in the country. जुडिशरी में क्या आता है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जुडिशरी में आता है। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers। यानी कि अच्छे से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इन सब के पास अपनी अलग अलग पावर होंगी। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। यानी कि ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं तीनों, ताकि तीनों में से कोई भी पावर्स का मिसयूज ना करे और पावर्स का बैलेंस भी रहे। और फोर्थ जो की फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट करना है और इसको आपको याद भी करना है। फोर्थ क्योंकि है, फोर्थ की फीचर इज फंडामेंटल राइट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth is cultural and educational rights, and sixth is right to constitutional remedies। ये 6 राइट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए, ठीक है। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्सेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोलते हैं। आत्मा मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये हमें राइट्स पहले नहीं थे, ब्रिटिश रूल में नहीं थे। colonial rule means British rule had created a certain suspicion of the state in the mind of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independence India. Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution thus guarantees the right of individuals against the state as well as against other individuals. Moreover, the various minority communities also express the need of the constitution to include rights that would protect their group। यानी कि सबको इक्वल राइट मिले हैं। उसके बाद जो माइनॉरिटीज थी उन्होंने बोला कि हम मतलब उनको भी चाहिए था कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा राइट मिले, ठीक है। जैसा कि आपने देखा था कि हमने एक एग्जांपल देखा था कल, जिसमें क्लास में जब मैम ने हैंड शो से ये जाना था कि कौन सी गेम खेली जाए, बास्केटबॉल या फुटबॉल, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो उसमें जो मेजोरिटी में थे उन्हीं वही हमेशा जीतते थे। तो ऐसे में जो माइनॉरिटी वो तो हमेशा पीछे रह जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत थी कि माइनॉरिटीज़ को कुछ अलग से कुछ राइट मिले, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन therefore also guarantees the right of minorities against a majority. As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their objective is twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights, and secondly, these rights must be binding on every authority that has got the power to make laws. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principle of the State Policy. This section was designed by the member of the Constitution Assembly to ensure greater social and economic reforms and to serve as a guide to the independence Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. Okay,
तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज विच इज इम्पोर्टेंट, द फिफ्थ पॉइंट इज सेक्युलरिज्म। नाउ व्हाट इज सेक्युलरिज्म? देखो सेक्युलरिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है, हमको इसको भी लर्न करना है अच्छे से और लिखना है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिया में बहुत सारी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेजेस थी, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलरिज्म को चुना है। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियली ना तो कोई रिलीजन होगा ना, ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा इंडिया का, ठीक है। ये सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। ये ना तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगा और ना ही उसे डिमोटिवेट करेगा। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as a state religion. We will read more about this in the following chapter. उसको हम फिर चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। बट सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि कंट्री का कोई भी एक ऑफिशियली रिलीजन नहीं होगा, ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगी। इसका मतलब है सेकुलरिज्म, ताकि जितने भी रिलीजन है इंडिया में उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। ओके, so you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in playing out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to include adhere to, including the representatives that we elect to roll us. Just like in the game of football, a change of constitutional rules will affect the game. Indian constitution has been amended over the years to reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. We show this in the case of Nepal and how it needs to adopt a new constitution after it has recently become a democratic society. Okay, so देखो अब इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है और यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो हमने इसके की फीचर्स पढ़े हैं 5, सेकुलरिज्म समझ में आ गया कि स्टेट का कोई भी ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं होगा, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेगा। और जो फोर्थ की फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का वो था फंडामेंटल राइट, जो कि 6 हैं, पहले ये 7 थे, एक इसमें और था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया, अब वो लीगल राइट है, फंडामेंटल नहीं है। तो कितने राइट हैं? 6 राइट हैं, इन सबको आपको लिखना है और उनको लर्न करना है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट था वो था सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, पावर्स हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट है हमारे पास जिसमें हम लीडर जो रिप्रेजेंटेटिव खुद से इलेक्ट करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब कि यहाँ पे 3 टाइप की अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होगी, जो कि पंचायती राज, जो कि विलेजेस में होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये की फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आज हमने पढ़े हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी टाइम। लेकिन मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और घर पे बैठ के बुक को भी पढ़ो, ठीक है। और ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए इस एक्सरसाइज को, सॉरी इस चैप्टर को। और इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज है यानी जो क्वेश्चन आंसर है, इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे पहला क्वेश्चन तो ये व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, फॉर इक्वालिटी। ओके, तो और भी काफ़ी पॉइंट है, तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपको क्वेश्चन आंसर करके अपनी नोटबुक की फ़ोटो क्लिक करके वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड करनी है, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए। और आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपकी होंगी MWF मीन्स मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जैसे आज फ्राइडे है तो आज आपकी वीडियो अपलोड हुई है। अब आप सुबह अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मंडे तक, ठीक है। मंडे को नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, नेक्स्ट वीडियो फिर वेडनेसडे को, देन फ्राइडे को। तो आपकी MWF क्लास होगी एक दिन छोटी, ठीक है, जो आपका टाइम टेबल है। ओके, और वीक में एक दिन मैं कोशिश करूँगा कि एक लाइव सेशन ले लेंगे हम गूगल मीट पे, ताकि कोई
कोई डाउट हो तो वो लाइव भी क्लियर कर सकें। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको लगता है कि नहीं सर, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।